Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एरोमेटिसिटी की। मतलब हम क्लासिफाई करेंगे कि कैसे कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं, स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होता है, हमें कैसे पता चलेगा इसको एरोमेटिक बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, या ये एरोमेटिक दिख रहा है पर क्या ये एक्चुअली एरोमेटिक है, या ये नॉन एरोमेटिक दिख रहा है, या ये एंटी एरोमेटिक दिख रहा है, तो क्या ये एक्चुअली एंटी एरोमेटिक है। we're not sure, so we'll go through everything आज कि कैसे पता चलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है पेपर में, वो आपको कैसे घुमा सकता है, आपको कैसे बचना है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, प्लीज इसको पूरा देखिएगा। एंड इस लेक्चर पे अगर तुम आ गए हो तो एक बार वेरीफाई कर लो कि जीओसी की बाकी वीडियोस तुम देख चुके हो, राइट। तुमने देख लिया इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तुमने देख लिया रेजोनेंस क्या होता है, तुमने देख लिया हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, तुमने तीनों को कंपेयर भी कर लिया स्टेबिलिटी के लिए। तब तुम एरोमेटिसिटी पे आना, वरना रुक जाना भैया। पहले जरा इलेक्ट्रॉन घुमाना सीख लो रेजोनेंस में, फिर खेलना इसमें, ठीक है। तो शुरू कर रही हूं मैं। आई होप बाकी सारी वीडियोस देख के आए हो। यहाँ पे जब शुरू कर रहे हो तो वो सब चीजें समझ आ चुकी हैं। इंडक्टिव क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा, इन सब चीजों के आंसर्स तुम्हें ऑलरेडी आते हैं, ठीक है। तो शुरू करें। अब देखो ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, भाई मेरा माउस नहीं चला, कर्सर सॉरी, हम उस जमाने के जब इसको माउस बोल देते थे ना हम। साइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें ना तीन तरह की बात होती है। या तो उनको एरोमेटिक में क्लासिफाई किया जाता है, या तो उनको एंटी एरोमेटिक में क्लासिफाई किया जाता है, या तो उनको नॉन एरोमेटिक में क्लासिफाई किया जाता है। यार देखो, मैं बकवास बातें डेफिनेशन नहीं बता रही, मैं सीधा मुद्दे की बात बताऊंगी कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज कैसे क्लासिफाई होती है, ये सब चीजें। वो जो बुक वाली डेफिनेशन है, आंखें हैं तुम्हारी, देख सकते हो तुम, तो देख लेना, ठीक है। तो अब ये मैं करवाने वाली हूँ। स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, शुरू ही वहां से करते हैं कि हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, अभी तक हमने चीजें क्यों पढ़ी, हमने इंडक्टिव क्यों पढ़ा, हमने रेजोनेंस क्यों पढ़ा, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों पढ़ा, क्योंकि हम वापस जाना चाह रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स क्या है। हमने इवेंचुअली करने रिएक्शन मैकेनिज्म्स है। तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मुझे ये बताएंगे कि सुन यार, तू रिएक्शन चला रहा है ना, तेरा या तो ये इंटरमीडिएट बन सकता है या तो ये बन सकता है। मान लो एक इंटरमीडिएट चिंटू बन सकता है, एक पिंटू बन सकता है। अब इन चिंटू पिंटू में से जो ज्यादा स्टेबल होगा ना, रिएक्शन उसके डायरेक्शन में जाएगा। मतलब रिएक्शन उस वाले इंटरमीडिएट को बनाने को ज्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होगा, चिंटू या पिंटू में से जो भी। गॉट माई पॉइंट। तो अपन लोगों को ये देखना है कि ये जो सारे इफेक्ट्स हैं, ये चिंटू को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहे हैं या पिंटू को। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, मतलब कौन सा पाथवे फॉलो होगा, क्या इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, आई वुड हैव टू नो कि भाई कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स उसको ज्यादा स्टेबलाइज करे, मतलब कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल बन रहा है। और उसको जानने के लिए एरोमेटिसिटी वैरोमेटिसिटी आना जरूरी है। क्योंकि पता है क्या, इनको आपस में अगर मैं देखूँ ना, तो एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होते हैं नॉन एरोमेटिक, और सबसे घटिया निहायती बकवास क्वालिटी के एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो स्टेबल नहीं होते। ये हो गई इनकी स्टेबिलिटी की बात। लेकिन इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करने का मतलब क्या है मुझे, मेरे को तो वहां पे कुछ भी आ सकता है पेपर में, वो कोई भी कंपाउंड देगा, मेरे को एरोमेटिसिटी भी लगानी पड़ सकती है, रेजोनेंस भी, इंडक्टिव भी, हाइपर कॉन्जुगेशन भी, मुझे क्या पता, आएंगे वहां पे। जैसे तीन को कंपेयर कराया ना, ऐसे चार को भी कराऊंगी। अभी के लिए इतना बता देती हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड वाव क्या स्टेबल होते हैं, एकदम ओ माय गॉड स्टेबल ही स्टेबल चल रहे हैं वो। बढ़िया स्टेबिलिटी होती है, रेजोनेंस से एक पैर ऊपर ही रखा जाता है उसको कि भैया आप तो पेडेस्टल पे चढ़िए, आप ही हैं सब कुछ। अगर किसी में एरोमेटिसिटी आ गई तो वाह वाह, वो क्या स्टेबल हो गया, उसकी टॉर ही अलग है दुनिया में फिर। ऐसा होता है। इसीलिए हमें क्लासिफाई करना आना चाहिए कि हर साइक्लिक कंपाउंड को एरोमेटिक थोड़ी बोल देंगे भाई, कुछ तो क्राइटेरिया होगा। वो क्राइटेरिया हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करें, चल जा, आगे ही नहीं हो रहा, हो गया, ठीक है जी। क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले देखना कि तुम्हारी आंखों के आगे जो कंपाउंड है क्या वो साइक्लिक है, साइक्लिक पता है ना, क्लोज्ड। दूसरी चीज, क्या वो प्लेनर है, प्लेनर का मतलब
प्लेनर का मतलब है कि हर एटम जो उसमें होगा वो साइकिल में, हर एटम जो साइकिल में होगा वो या तो sp2 हाइब्रिडाइज दिखेगा या तो sp, प्रेफरेबली सब कुछ sp2 ही दिखेगा, आएगा यही। अगर वो प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है फिर प्लेनर भी है, तो देखो कि क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर है, अगर है तो बढ़िया, तीसरा स्टेप भी पूरा हो गया। ये देखने के बाद ये तीन चीजें, ये तीन चीजें हो, मतलब वो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो हम इन तीनों चीजें देखने के बाद क्लासिफाई करते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक। कैसे? हकल्स रूल से, एक रूल है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं, जो कहता है कि भाई अगर अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए तो एरोमेटिक, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए तो एंटी एरोमेटिक। समझो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं, सिर्फ ये नहीं देखना होता है, जिन्होंने सिर्फ ये रट्टा मारा हुआ है गलत है, पूरी बात देखनी होती है। अगर साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तब देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+पाई है या 4n+2 पाई है। 4n+2 पाई हुए तो एरोमेटिक, 4n+पाई हुए तो एंटी एरोमेटिक, राइट। अगर इनमें से, इन तीन केसेस में से, इन तीन केसेस में से, आई होप सब दिखा अभी, रुको रुको रुको, देखा, वो तो कटिंग हो रही उसकी, मैंने फिगर आउट किया, मैंने, सुनो। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि अगर इन तीन केसेस में से एक भी ना हो पूरा, तो ऐसा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। पहली कंडीशन है कि भाई साइक्लिक होना चाहिए, फिर उसमें प्लेनर होना चाहिए, फिर कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर ये तीनों वेरीफाई हो गई तो देखना है एंटी एरोमेटिक है या एरोमेटिक। अगर इन तीनों में से एक भी वेरीफाई नहीं हुई तो मतलब वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। ये पूरी कथा जो एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी की है, इसका लेना देना एमओटी से है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो। अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हो, तुम्हें लग रहा है मुझे तो आता नहीं है, तो मुझे बता देना, मैं वीडियो बना दूंगी, सिर्फ एमओटी पे बना दूंगी कि भाई ये देख ऐसे होता है एमओटी। तुम्हें मैं गारंटी दे रही हूँ, उसके बाद तुम एमओटी में नहीं फंसोगे, गारंटी, पक्का, ठीक। तो अगर एमओटी आता है तो बढ़िया, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बोल दो, मैं पढ़ा दूंगी, मुझे कौन सी दिक्कत चल रही है, सब कुछ पढ़ा ही रही हूँ मैं। तो एमओटी से आता है, बट एमओटी की खास बात यह है कि जो लेवल का इसमें आता है वो एनसीईआरटी में है ही नहीं भाई, तो अपन को उतना दिमाग लगाने का ही नहीं है, अपन को बातें समझनी है इन 4 स्टेप्स से। और अपन को ये समझना है कि एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक बिल्कुल ही घटिया, छी नीच, कोई स्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं है। तो अभी जो एमओटी का पूरा सार उतार के अपने अंदर लाना है कि भाई इतना समझ आ गया तो बहुत है, वो ये है कि एरो और एंटी एरो में ये फर्क है कि एरोमेटिक होते हैं स्टेबल, एंटी एरोमेटिक होते हैं अनस्टेबल। ये अगर तुम्हें एमओटी आती है तो तुम्हें थोड़ा याद है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते थे तो स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता था। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते थे तो अनस्टेबल हो जाता था, बॉन्ड ऑर्डर घटता था। तो इसका मतलब स्टेबल है तो कुछ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जितना जितना अपने काम का उतना उतना समझेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कम, मतलब या तो लिख देती हूँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में, क्योंकि वही स्टेबिलिटी लाता है। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स ना जनरली पैरामैग्नेटिक, सॉरी जनरली डायमैग्नेटिक होते हैं, और ये जो एंटी एरोमेटिक होते हैं ये जनरली पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ये वो बातें हैं जो एमओटी से उठाई गई हैं स्टेबिलिटी के बारे में, जो हमारे काम की है। इसके बाद अब शुरू करते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा। जितने कंपाउंड्स है, रुको छींक आ रही है,
सॉरी, जितने कंपाउंड्स हैं उन सबको कंपेयर करेंगे ताकि कोई पॉसिबिलिटी ना बचे जो हम हमसे पेपर में पूछ ले और हमें समझ ना आए, ठीक है। जैसे जब मैंने छीका किसी ने तो गॉड ब्लेस बोला यार। ये 3 कंपाउंड्स है, ठीक। क्या क्या देखना होता है वो देखते हैं। इधर ना एक अलग सा, देखो बिल्कुल स्लोली करेंगे ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। पहले हमें देखना होता है साइक्लिक है कि नहीं, राइट। उसके बाद देखना होता है प्लेनर है कि नहीं। उसके बाद देखना होता है कंप्लीट कॉन्जुगेशन है कि नहीं। और उसके बाद गिनने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स। अरे अरे तुम कहाँ आ रहे हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्यों क्यों मेरा पूरा डिस्प्ले खराब हो जाता है, क्यों? बदतमीज। ठीक है सुनो, साइक्लिक है तीनों, दिख रहा है। प्लेनर, प्लेनर है क्या? प्लेनर का मतलब कार्बन sp2 होना चाहिए। इस कार्बन को अगर मैं देखूं, पहला ही कार्बन जिस पे मेरी नजर पड़ी, ये 2 बॉन्ड्स हैं, जहां 2 बॉन्ड्स नहीं है वहां 2 हाइड्रोजन होंगे। टोटल 4 बॉन्ड तो कार्बन ने बनाने ही बनाने हैं। तो ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। इस कार्बन को देखो अगर मैं, एक सिग्मा एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल 4 बॉन्ड्स, तो एक ही सिग्मा की पॉसिबिलिटी और बची। तो यहाँ पे 3 ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सिमिलरली ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट सारे sp2 थोड़ी है, तो ये प्लेनर नहीं है। भाई एक कंडीशन खत्म हो गई, वहीं छोड़ दो, यहाँ पे लिख दो ये भाई साहब है नॉन एरोमेटिक। तुम चुप रहो, तुम्हारी पहली 3 कंडीशंस में से सेटिस्फाई नहीं हो रही तीनों। नेक्स्ट वाले केस में कार्बोकटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, मानोगे? यार यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज होता है कार्बन एल्कीन्स में, तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं, तो ये प्लेनर भी है। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? क्या यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? देख लें। पाई इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस के बारे में क्या पढ़ा है हमने? रेजोनेंस में ये लोग मदद करने जाते हैं, पॉजिटिव सिंगल डबल मदद होगी बिल्कुल। क्या बनता है इससे? जिससे इलेक्ट्रॉन दूर गया, देखो ये कार्बन 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 है, ये कार्बन कार्बन, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर गया, इस पे पॉजिटिव। पूरा रेजोनेंस याद है ना, वही यूज होना है क्योंकि, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मान लो यहाँ आए मदद करने। देखो क्या होगा, ध्यान से देखते रहना। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स दूर गए, इस पे पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन में घुमाना होता है। ये सब चीजें मैंने रेजोनेंस में आपको पढ़ाई हैं, आई होप आपको ये सब चीजें याद हैं। अब पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ। मैम कब तक घुमाते हैं? जब तक जहां से शुरू किया है वहां वापस ना आ जाए। तो अब इस कार्बन में डबल बॉन्ड, इससे इलेक्ट्रॉन दूर गए, मैं आ गई वहां जहां से शुरू किया था। तो यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिखी मुझे, दिखी मुझे। यहाँ तो देखना ही नहीं है, यहाँ भी नहीं देखना, दिखी मुझे। अब ये जो कार्बन आयन वाला पार्ट है इसमें सोचो, ये है, हाँ जी, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस होगा, ऑल्टरनेट है। और नेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी। तो अगर ये नेगेटिव इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा। कब तक होती है बेटा? जब तक जहां से शुरू की है वहां वापस ना आ जाए। साइक्लिक में यही होता है। अब इधर आ जाएगा पाई बॉन्ड और इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव। बहुत स्लोली कर रही हो जबकि सब पढ़ाया हुआ है, फिर भी ये नेगेटिव इधर घूमेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को मिल जाएंगे। आई एम मेकिंग श्योर यू अंडरस्टैंड, ओके। यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव यहाँ, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया। कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो गई, जहां से शुरू किया था वहीं वापस आ गए। तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन यहाँ भी है। अब इन दोनों केसेस में तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है। ओहो ये मिस हो गया यार, प्लेनैरिटी वाला। ले, मैं क्या ले, कार्बन आयंस जनरली sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, कार्बन आयंस sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, बट एक कार्बन पे नेगेटिव है
वो ऑल्टरनेट टू डबल बॉन्ड है, तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, प्लेनारिटी आ जाएगी। तो ये भी sp2 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 ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कार्बन आयन नहीं है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेटिंग कार्बन आयन है, जिसका मतलब वो इवेंचुअली प्लेनारिटी आएगी। हमने रेजोनेंस पूरा करा है, ये सब कुछ वहां पे डिस्कस करा है, सब कुछ, हर क्यों वाई काय को, वो वीडियो जरूर देख के आना, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। अब इन दो में तीनों कंडीशंस पॉसिबल है, तो ये नॉन एरोमेटिक तो नहीं है। अब गिनते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। यहां गिनेंगे तो ये 2, बट ये नेगेटिव भी तो देखो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। इसको लिखें अगर 4n+2 पाई में n इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 4n पाई में n इज इक्वल टू 0 आ जाए, सॉरी n इज इक्वल टू 1, तो आ जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, और ये नॉन एरोमेटिक, राइट राइट। तो अपने पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ गया? स्टेबिलिटी हो जाएगी एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक तो बिल्कुल ही अनस्टेबल है, उसको तो स्टेबल होने की जरूरत है अभी। नेक्स्ट स्टार्ट करें। यहां तक 1 रुपए की भी दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो बता दो, बोलो। प्लीज कमेंट सेक्शन में बोल देना चीजें। अब आते हैं इन 3 पे। ये एक भाई साहब, तो जगह दो यार, उधर वो भी लिखना है। ये एक भाई साहब, ये दूसरे भाई साहब, ये तीसरे भाई साहब, ठीक है जी। क्या क्या देखना होता है दोबारा सोचते हैं। साइक्लिक है कि नहीं है, प्लेनर है कि नहीं है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, और फिर उसके बाद गिनने होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, तीनों साइक्लिक है, यहां तो कोई गड़बड़ नहीं है। प्लेनर, इसमें अगर आप इस कार्बन को देखें, ये 2 सिग्मा बॉन्ड ये रहे, कोई पाई बॉन्ड नहीं, कुछ नहीं, तो बाकी 2 हाइड्रोजन होंगे। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो प्लेनारिटी तो वहीं खत्म हो गई। यहां पे जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन हैं सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और कार्बोकटायन तो होता ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो प्लेनर। नाउ कार्बन आयन देखते ही क्या लगता है भाई, sp3 करा हुआ है ना हमने ये सब इंटरमीडिएट्स में। तो अगर कार्बन आयन sp3 है, तो वो अगर इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा है, बट यहाँ पे क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है? क्या ऑल्टरनेट में कोई पाई बॉन्ड या कुछ पॉजिटिव या कुछ भी ऐसा है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये पाई बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब ये कार्बन प्लेनर हो जाएगा, इसका मतलब ये भी प्लेनर है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है क्या? पॉज द वीडियो, ट्राई करो खुद से। ये साइक्लोपेंटा डाइएनाइल कटायन में ट्राई करो। देखो साइक्लोपेंटा डाइन है, पर डाइएनाइल कटायन हो जाएगा क्योंकि कटायन है। इसमें ट्राई करो रेजोनेंस। हाँ जी, पॉजिटिव ऑल्टरनेट में पाई इलेक्ट्रॉन से जाएंगे मदद करने। जिसको नहीं छुआ वो एज इट इज पूरी रेजोनेंस कराइए। देखो अब मत गड़बड़ करना रेजोनेंस में। ये पाई बॉन्ड यहाँ, जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स दूर गए उस पर पॉजिटिव, तब तक करते रहेंगे जब तक सेम वैसा ना बन जाए स्ट्रक्चर। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, क्या होगा बेटा? यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसको तो छुआ ही नहीं ना, इसको तो छुआ ही नहीं ना, इसको एज इट इज लिख दो। कलर चेंज कर देती हूँ मैं। यहाँ बना पाई बॉन्ड, और जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स दूर गए उस पर आया पॉजिटिव चार्ज। अब कौन जाएगा? सेम डायरेक्शन में चलेंगे, ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे ही चलेंगे। हाँ जी, किसको नहीं छुआ? इसको नहीं छुआ, जिसको छुआ है
वो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव। डायरेक्शन ऐसी मत कर देना, सेम डायरेक्शन में चलता रहता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ, तो क्या बनेगा, नीचे बना देती हूँ, यहाँ तो मेरा सर आ जाएगा वरना उस पर। इसको नहीं छुआ, पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ, यहाँ इस कार्बन से दूर। डायरेक्शन मत चेंज करना रेजोनेंस की, 50 बार बोलती हूँ भाई एक ही चीज, प्लीज गलतियां मत करना ये वाली। तो फाइनली आ जाएगा ये। कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिख गई, दिख गई, इनमें तो देखना ही नहीं है। अच्छा, साइक्लोपेंटा डाइएनाइल अनायन में कंप्लीट कॉन्जुगेशन करो। साइक्लोपेंटा डाइएनाइल अनायन में नेगेटिव चार्ज इधर, भाई नेगेटिव से शुरू होता है, जिसको नहीं छुआ वो एज इट इज, यहां से यहाँ पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव यहाँ जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, जिसको नहीं छुआ वो एज इट इज, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, अगेन जिसको नहीं छुआ वो एज इट इज, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव। नेगेटिव से पाई की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है, जब तक एरो जैसे होने चाहिए उसी डायरेक्शन में रहेंगे। इसको नहीं छुआ, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव, बाय बाय। हो गया कंप्लीट कॉन्जुगेशन, जहां से शुरू किया था वहीं वापस आ पा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, यहाँ 2 2 4, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे कितने हैं, साइक्लोपेंटा डाइएनाइल अनायन में 2 2 4, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी पाई बॉन्ड बनाते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये 4n प्लस 2 पाई को सेटिस्फाई कर रहा है, जहां पे n इज इक्वल टू 1 डालो तो। अबे यार दिख गया, n इज इक्वल टू 1 डालने पे। तो एरोमेटिक हो गया कौन, साइक्लोपेंटा डाइएनाइल अनायन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है कटायन वाला, और ये नॉन एरोमेटिक है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, स्टेबिलिटी अनायन वाले पोर्शन की ज्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक तो बिल्कुल ही अनस्टेबल, छी। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कटायन पे ही फिर से 7 मेंबर, पर ये तुम्हारा होमवर्क है। सेवन मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसको खुद से ट्राई करना, देखना क्या आ रहा है। प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं वहीं बता पाऊंगी कि सही है कि नहीं। क्या पूछना है तुमने, कि कटायन, अनायन और नॉन आयनिक जो था, उनमें से एरोमेटिक कौन है, एंटी एरोमेटिक कौन है, और नॉन एरोमेटिक कौन है, फिगर आउट करो, फिर मैं करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट शुरू करें। ठीक आदमी भी, सॉरी। शुरू हो जाओ, पॉज द वीडियो, ट्राई योर सेल्फ। इनमें से कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कैसे पता चलेगा। फर्स्ट 3 कंडीशंस लगाओ, और फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनो। ट्राई इट योर सेल्फ। हाँ जी, सबसे पहले सब लोग साइक्लिक हैं, साइक्लिक, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। प्लेनर, इसका नाम याद है पायरोल, इसका नाम याद है पिरिडीन, इसका नाम थायोफीन, इसका नाम फ्यूरान। सब बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं केमिस्ट्री की। पायरोल और पिरिडीन में
कौन से के इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं और क्यों, ये समझाया हुआ है। पायरॉल में ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये लोन पेयर सिग्मा डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा, ऐसे होगा ये नेक्स्ट स्टेप। तो ये नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड होगा, ऐसे हो जाएगा ना बेटा। तो इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बाकी सब कार्बन डबल बॉन्डेड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये तो प्लेनर भी हो गया, प्लेनर। फ्यूरान में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, कोई एक जो है वो एक ऐसे p ऑर्बिटल में होगा जो साथ वाले और कार्बन के p ऑर्बिटल के पैरेलल होगा। ये सब पढ़ाया ओवरलैप, है ना। तो कोई एक इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, बट उसके लिए सही है वो पाई बॉन्ड बनाएगा और वो भी प्लेनर हो जाएगा, बाकी सब कार्बन तो हैं। सिमिलरली सल्फर में रेजोनेंस की वजह से ये सल्फर भी प्लेनर है, बाकी सब एटम्स तो हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो प्लेनर ये भी। क्या नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे? नोप, नाइट्रोजन ऑलरेडी डबल बॉन्डेड है, इसके लोन पेयर p ऑर्बिटल में ना होके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, इसलिए वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमने ये पढ़ा हुआ है, आई होप आपको याद है। तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट ये ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑलरेडी डबल बॉन्डेड है, तो ये भी प्लेनर है। अब इन सब के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वी हैव ऑलरेडी डन। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पायरॉल का है वही फ्यूरान का है, वही थायोफीन का है, और पेरिडीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों अलग है वो भी करवाया हुआ है मैंने। एवरीथिंग इज डन, है ना, अलग वीडियो है इसके ऊपर। तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं, तो इनमें से कोई भी नॉन एरोमेटिक तो पक्का नहीं है, ना पायरॉल, ना फ्यूरान, ना थायोफीन, ना पेरिडीन। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी पाई बॉन्ड बनाएंगे, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4n+2 पाई सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये पाई बॉन्ड बनवाएंगे। क्या ये वाले गिनेंगे हम? जो पाई बॉन्ड बनवा रहे हैं या जो पाई बॉन्ड का ऑलरेडी पार्ट है, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स गिने जाएंगे। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स गिने जाएंगे जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो दूसरा पेयर है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो उसको नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 है, 8 नहीं है, समझा दिया मैंने क्यों। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी। क्या नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करें? क्या वो पाई इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं? ना ना ना, अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना रहे तो उनको पाई इलेक्ट्रॉन्स में गिनने की जरूरत नहीं है। तो 2 2 4 2 6 सब लोग एरोमेटिक है, ये सब के सब एरोमेटिक है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट। सोचने तो दो भाई। ए स्क्वायर है, थोड़ा रेक्टेंगल बन गया ना। सॉरी, ड्राइंग नहीं सीख पाई मैं अब तक ठीक से। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं ये भी। हाँ जी, साइक्लिक, सारी साइक्लिक दिख रहे हैं मैम। प्लेनर, प्लेनर। अच्छा यार एक चीज बताओ, अगर मैं ये बॉन्ड पकड़ू, ये ए और बी के बीच का, और इसको तोड़ दूं, A+B-, तो इसको वापस जोड़ भी तो सकती हूँ, है ना। इनके बीच में बॉन्ड आ जाएगा, ये नेगेटिव से न्यूट्रल, ये पॉजिटिव से न्यूट्रल, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली, इससे दूर गई, तो तोड़ के प्लस माइनस हो सकता है, तो प्लस माइनस आपस में जुड़ के बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये भाई साहब यही तो है, बस लिखने का तरीका अलग है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। कोई अलग कंपाउंड थोड़ी है यार, प्लस माइनस बॉन्ड ही तो बनाते हैं, तो ये बॉन्ड ही तो है बेसिकली। क्या हुआ यहाँ पे, ये बॉन्ड टूटा है, इसको माइनस इसको प्लस मिला है, तो जोड़ दो वापस। तो उसने ये जो 2 कंपाउंड मैंने तुम्हें लिख के दिए, एक्चुअली एक ही कंपाउंड है, बस इसका तरीके 2 हैं, और वो तरीके 2 के चक्कर में गलतियां होती हैं जो नहीं करनी है। गेम समझ आई? ठीक है, प्लेनर 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 देखते हैं आप। यहाँ पे हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज दिख रहा है,
ये भी एक्चुअली यही है, तो हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर फिर भी लग रहा है कि नहीं मैम इसी में समझाओ, कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको देखते हैं स्ट्रक्चर को, जहां पे कार्बन आयन है। इसकी शक्ल देखते हैं, नेगेटिव से पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाते हैं। इस नेगेटिव को नहीं छेड़ा है, ये नेगेटिव ने यहाँ पाई बॉन्ड बनाया है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे नेगेटिव हो गया है। अब मैं इसी डायरेक्शन में चल सकती हूँ, राइट? तो ये इधर, ये इधर। अब किस नेगेटिव को नहीं छुआ है? इसको नहीं छुआ है। ये नेगेटिव ने यहाँ पाई बॉन्ड बना दिया है, और ये पाई यहाँ इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। डायरेक्शन बदलेगी क्या? बिल्कुल नहीं। ये नेगेटिव यहाँ, ये यहाँ, इसको नहीं छुआ, यहाँ बने बेटा पाई बॉन्ड, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आ गए नेगेटिव। डायरेक्शन बिल्कुल नहीं बदलेगी, जहां से शुरू किया था वहीं आ जाओगे। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, और उस कंप्लीट कॉन्जुगेशन में क्या मुझे ये चीज दिख रही है कि जो दोनों नेगेटिव चार्ज हैं ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे ये चीज दिख रही है ना, और अगर मुझे ये चीज दिख रही है तो ये चीज कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड है कि ये दोनों एज पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं। तो ये कार्बन भी कभी ना कभी sp2 हो रहा है, ये कार्बन भी कभी ना कभी sp2 हो रहा है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन मिल रही है, तो ये प्लेनर है। कार्बोकेटाइन वाले केस में चलें, बीच में क्यों लिख देती है? यहां तो ऑलरेडी दिख रहा है सब प्लेनर है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखते हैं। इसमें देख लिया हमने कंप्लीट कॉन्जुगेशन ना, तो इसको मैं टिक कर दूं, इसमें देख चुके हैं कंप्लीट कॉन्जुगेशन। इसमें देखते हैं, पाई सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, किसी भी एक को देनी शुरू कर दो, तो क्या होगा बेटा? देखो देखो देखो, इस पॉजिटिव को नहीं छुआ, ये एज इट इज, ये पाई बॉन्ड यहां उठ के गया और इस कार्बन से दूर गया, तो यहां पॉजिटिव। डायरेक्शन बदलूं क्या? बिल्कुल नहीं। इसको नहीं छुआ, ये पॉजिटिव, पाई बॉन्ड यहां आ गया, और ये क्या हो जाएगा? इससे दूर, ये पॉजिटिव। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां आए, इसको नहीं छुआ, ये एज इट इज, पाई बॉन्ड यहां इस कार्बन से दूर, ये पॉजिटिव, ये इधर जाएगा, पाई बॉन्ड यहां, इसको छुआ नहीं था, इस कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन्स दूर गए, ये पॉजिटिव, जहां से शुरू किया था वहीं आ गए। कंप्लीट कॉन्जुगेशन बिल्कुल है यहाँ पे भी। इसमें चेक कर लें कि जो इसमें होगा वही वो प्लस माइनस वाले में होगा। होगी यार, इसमें तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन, देखो सीधी सी बात है, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, बेंजीन जैसा खेल होगा इसमें। बस हो गई कंप्लीट कॉन्जुगेशन, तो इसमें भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। अब मेरे पास साइक्लिक आ गया, प्लेनर आ गया, कंप्लीट कॉन्जुगेशन आ गया। पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनूं? पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने हैं? ये बेसिकली यही चीज तो है, ये भी तो पाई बॉन्ड बनाएगा, तो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। परफेक्ट। अब ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 एंड पाई को फॉलो कर रहे हैं, तो ये एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक। ये 4n plus 2 pi where n is equal to 1 aromatic, 4n plus 2 pi where n is equal to 0 aromatic। तो ये दो स्पीशीज एरोमेटिक है एंड फर्स्ट टू एंटी एरोमेटिक है। आई होप आपको ये क्लासिफाई करना आ गया कि एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वासी एरोमेटिक स्पीशीज क्या होती है। अभी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पहले इसको डाइजेस्ट कर लो, इसको अच्छे से कर लो, खुद से सब प्रैक्टिस कर लो, एरो एंटी एरो और नॉन एरोमेटिक निकालना आ जाए, फिर हम क्वासी एरोमेटिक पढ़ेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि अब हम एरोमेटिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव को कंपेयर करके स्टेबिलिटी के बारे में कैसे बात करते हैं, कौन कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, कौन कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है,
इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना कि यू आर डन विद दिस सो दैट आई कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो। ठीक, डन लिखना है बस। और समझ आए कि नहीं आए ये लिख दोगे तो वाह, मुझे मजा ही आ जाएगा पढ़ के। और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर नहीं किया, और अगर कर दिया तो करवा दो भाई दूसरों से। क्या ही कर रहे हो, कितने बिल्कुल ही कतई यूजलेस। सब्सक्राइब करवा दो।